सभी को नमस्कार है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर था उनको 4 लेक्चर में ख़त्म किया। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है ये हमारा वन शॉट में ही निपटेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि हमारा वन शॉट में निपटेगा। ऑल दो इनके क्वेश्चंस के लिए हम लोग अलग लेक्चर में आएंगे। टेंशन मत लो यार, लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे लेकिन आप लोगों का सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। मुझे पता है केमिस्ट्री काफ़ी लेट शुरू हुई थी तो उसकी वजह से हमारा चैप्टर थोड़े से भी पीछे हैं, लेकिन बच्चों एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं छोटी बच्ची हो क्या, समझो यार, बात को समझो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आज हम लोग करेंगे वन शॉट में। आप सबको पता होगा शायद कि केमिकल काइनेटिक्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। मतलब अगर इसमें हम लोग रेशो डिवाइड करें तो मैंने जब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था कि 90% या एक्चुअली आप कह लो 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आएगा। एनसीईआरटी में अगर हम लोग इसके सिलेबस वाले क्वेश्चन से फोकस करें तो आपको भी पता होगा यार, आपने एनसीईआरटी की होगी शायद, अगर अभी तक नहीं की तो आपको पता चल जाएगा कि 90 या जीरो ऑर्डर के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है तो आज पता लग जाएगा बच्चों। लेकिन शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट। अब केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? केमिकल का मतलब तो यहाँ केमिकल रिएक्शन है और काइनेटिक्स मतलब आपको पता होगा शायद स्टडी ऑफ मोशन। तो जब भी हम मोशन की पढ़ाई करते हैं तो मोशन की पढ़ाई में हम उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमने कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं किया। तो आप ये कह सकते हो कि ये अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है। मतलब आपके 12 साल की पढ़ाई के अगर हम इतिहास में जाएं या जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 3-4 साल से 5 साल से जब से, तो आपने आज तक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उनकी कभी स्पीड कैलकुलेट नहीं की। हाँ, आपने ऐसे बातें की हैं कि सम रिएक्शंस आर फास्ट, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो, लेकिन कभी भी इनके रेट के ऊपर बात नहीं की। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करता है। मतलब फास्ट स्लो तो बताता ही है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि रिएक्शन का रेट कितना है, एक्चुअल मैथमेटिकल वैल्यू देता है ये। चलिए शुरू करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है इसको यहाँ पे समझने से पहले एक रिएक्शन लेते हैं। लेट्स से ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यहाँ पे जो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैं दीज आर रिएक्टेंट्स और कैपिटल सी और कैपिटल डी आर प्रोडक्ट्स, है ना। अब छोटा ए और छोटा बी क्या है? रिएक्टेंट्स के, जिनको हम नंबर ऑफ मोल्स कह लो या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कह लो। ऐसे सी और डी प्रोडक्ट के मोल्स कह लो या उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कह लो। अब यहाँ पे एक होता है इंडिविजुअल रेट, यानी कि ए का और बी का इंडिविजुअल गायब होने का रेट, क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स एक रिएक्शन में खत्म होते रहते हैं तो उनके गायब होने का रेट। वहीं पे सी और डी जो हैं वो है प्रोडक्ट्स, तो उनके बनने का रेट हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। ये होते हैं इंडिविजुअल रेट्स। अब जैसे कि मैं बात करूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, जो क्योंकि सी और डी बन रहे हैं तो सी के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा? तो आंसर है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में टाइम। यार रेट का मतलब है कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इंडिविजुअल रेट की मैं बात कर रहा हूं। अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। कितनी जल्दी बन रहा है उसको कैसे निकालेंगे, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाय टाइम। बिल्कुल ऐसे अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की अगर बात करें तो वो आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अब हमने यहां पे लिखा है फॉर्मेशन लेकिन यहां पे लिखा है डिसअपीयरेंस, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो फॉर्म होते हैं लेकिन जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिसअपीयर होते हैं। और इसी कारणवश हम यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती रहेगी। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? जो रिएक्ट होते रहते हैं, जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती रहती है। तो उस कारणवश ए जो कि एक रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए।
और बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने सोचा हो तो सही सोचा हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मुझे क्या निकालना हो बी, तो सेम माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में टाइम। माइनस क्यों लगा रहा है दोबारा बताओ, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। ये है इंडिविजुअल रेट्स, मतलब यहाँ पे हमने रिएक्शन के इंडिविजुअल रेट्स की बात की है, ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल, सी का इंडिविजुअल और डी का इंडिविजुअल। अब आप मुझे बताओ क्या ए बी सी डी के जो इंडिविजुअल रेट्स आए हैं क्या ये एक दूसरे से बराबर होंगे, यानी ए का गायब होना, बी का गायब होना, सी का बनना और डी का बनना, क्या इनके जो रेट आपस में आए हैं ये बराबर आए होंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि बेटा इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिसाइड करेंगे ना। अब जैसे कि कोई रिएक्शन में ए के मान लो 2 मोल्स हैं और बी के मान लो 4 मोल्स हैं, तो फिर जो बी है उसके रिएक्ट होने का रेट डबल होगा ना, इसलिए ये रेट आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल रेट्स हैं। लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, ये तो अभी हम इंडिविजुअल रेट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, हम लोग इसके जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे रिवीजन में तो हम वहाँ पे से क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल रेट्स हैं। अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहली बात तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और मेरे पास इंडिविजुअल रेट है, इंडिविजुअल रेट का मतलब जो मैंने ये बताया आपको, ए का डिसअपियर होने का रेट या बी के डिसअपियर होने का रेट या सी के बनने का रेट या डी के बनने का रेट, तो इंडिविजुअल रेट को हमें बस डिवाइड कर देना है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिसको कई बच्चे ऐसे नंबर ऑफ मोल्स भी बोल देते हैं, बट ठीक है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो फिर अगर मैं पीछे वाली रिएक्शन देखूं तो जो सी का रेट है बनने का वो इंडिविजुअल रेट है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, लेकिन अगर मैं उसको छोटे सी से यानी उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, उससे अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन सी के टर्म्स में बात करें तो जो सी के फॉर्मेशन का रेट है उसको मैं उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि छोटा सी है उससे डिवाइड कर दूं। अच्छा, मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं कि मैं डी के रिस्पेक्ट से बात करूं, जो डी का इंडिविजुअल रेट है उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि डी से डिवाइड कर दूं। और मैं ये काम ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं जो इंडिविजुअल रेट है ए का जो कि आया था हमारे पास माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस क्यों? क्योंकि आपको याद होगा रिएक्टेंट खत्म हो रहे, और डिवाइड बाय ए, और अगेन जो बराबर आया था 1 अपॉन बी के भी आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में टी। अब आपके मन में शायद एक सवाल उठाओ कि अभी आपने पीछे कहा था कि ये आपस में बराबर नहीं है, हाँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल रेट्स हैं, लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी ना बच्चों, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उनको उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, जिससे कि एक एक मोल के रिस्पेक्ट में बात कर ले तो अब वो सेम रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो जो भी आपका इंडिविजुअल रेट था। अब इंडिविजुअल रेट आप रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालो या प्रोडक्ट के, बात एक ही है। अच्छा, अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या इंडिविजुअल रेट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होगी? पीछे लिखी हुई है, पढ़ते हैं अभी, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे अक्सर ली जाती है मोलैरिटी में, है ना। तो अगर मोलैरिटी में ली जाती है तो ये तो हो गया मोल और ये है सेकेंड, तो मोल पर सेकेंड हो गया। तो एक यूनिट तो इसके क्या आ गई बच्चों? मोल पर सेकेंड, सॉरी मोलर, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मैंने सही बोला, लेकिन मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलर। मोलर, तो मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, सबकी यूनिट मोलर पर सेकेंड है। लेकिन हम मोलर को मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं ना। 11th क्लास याद करेंगे, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम।
तो मोलर को मोल पर लीटर पे लिख सकते हैं, तो इसकी हो गई मोल पर लीटर और नीचे 1 सेकेंड भी है, तो एक और यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। एक बन जाएगी मोलर पर सेकेंड और एक बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, बिकॉज मोल पर लीटर मोलर ही होता है। अच्छा, अब आप याद करेंगे 11th क्लास इक्विलिब्रियम, जहां जहां हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज लिख सकते हैं वहां वहां हम लोग प्रेशर में भी चेंज लिख सकते हैं, क्योंकि याद करेंगे PV इज इक्वल टू nRT होता था, ये V को हम नीचे लेके गए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन RT आ गया था। शायद आपको ये रिलेशन याद हो 11th क्लास इक्विलिब्रियम, जब Kp और Kc के ऊपर बात कर रहे थे। तो जहां जहां प्रेशर होता है वहां वहां हम कंसंट्रेशन का रेशियो भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन आए, यहाँ पे प्रेशर भी आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहिए लिख देता हूं पॉइंट, नोट का पॉइंट मैं लिख देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम के बजाय चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे प्रेशर लिया तो फिर यूनिट क्या हो जाएगी, अभी तो यहाँ पे था मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो अब ये मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट टाइम, जो भी यूनिट है। अच्छा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं है, प्रेशर बार में है, तो बार पर यूनिट टाइम यानी कि सेकेंड आ गया, वो तो यार फिर बदलता रहेगा। अब यहाँ पे कितनी बार ऐसा होगा जो टाइम है वो मिनट में नहीं होगा, टाइम आवर में होगा, टाइम जो है वो ईयर्स में होगा, तो वो तो वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है जी, तो ये है इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आपस में रिलेटेड है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट अगेन आ सकते हैं एक आध नंबर में, बट ज़्यादातर चांसेस हैं हमारे को पता है फर्स्ट ऑर्डर पे, जिस पे अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों रेट लॉ की। अब ये रेट लॉ क्या होता है, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन which represents rate of reaction in terms of ये क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, in terms of कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा देखो, एक तो होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और एक होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपको समझाता हूं कि रेट लॉ क्या कहता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो है AA प्लस BB, और इनसे रिएक्ट होके मान लो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रेट लॉ जो होता है वो प्रोडक्ट्स पे नहीं खेलता है, सिर्फ किस पे खेलता है, रिएक्टेंट्स पे। इनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए के? तो आंसर है नहीं, ये कहना गलत है। क्यों कहना गलत है? बिकॉज कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे इस कमरे में हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, मैं जितना मर्जी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा लूं, एमोनिया फॉर्म नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन का। वहीं पे HCl को जिंक से रिएक्ट कराना है, अब अगर HCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो कहीं पे लेना देना है। और कई रिएक्शन ऐसी भी हैं जहां पे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बल्कि स्लो होता जा रहा है। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ए के यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ये कहना गलत होगा। तो यहां पे हम इसकी पावर लगा देंगे x कुछ भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू प्लस में आई, इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 0 आई, इसका मतलब वो रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर पावर माइनस में आई, इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ऑल्सो यही काम हम दूसरे रिएक्टेंट यानी B के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं।
और अगेन b की पावर y आ सकती है। अगेन ये x और y क्या है बात करते हैं, लेकिन ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिलहाल कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर x आ जाएगा और b की पावर y। अगेन बच्चों x और y की वैल्यू अगर प्लस में गई तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वैल्यू किस में चली गई, माइनस में, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली। और अगर पावर जीरो चली गई, एक्स और वाई की जीरो चली गई, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन पे। अब अगर हम इसको कंबाइन कर दिया है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे और कांस्टेंट हमारे पास आ गया x है बच्चों और ये हमारे पास y है और कांस्टेंट हमारे पास आ गया k। अभी फिलहाल इस k के बारे में बात करेंगे, लेकिन दिस इज एक्चुअली नोन एज रेट लॉ, इसको हम रेट लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो k है इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता रहता है। प्लस इसकी जो SI यूनिट है अभी हम बात करेंगे, वैसे आपको थोड़ा सा आप अकल लगाएं तो R की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड मान लें, और ये क्या है कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर मोल पर लीटर। अब इनकी जो पावर है वो डिसाइड करेगी कि K की यूनिट क्या होगी, है ना। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये बात आपको ध्यान सुननी है, ये जो X है और ये जो Y है इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इससे मिलेगा मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब हम एक रेट लॉ लिखते हैं तो हम वहां पे ये देखते हैं कि जो रेट है वो ए की पावर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनवर्सली, उससे एक्स और वाई की वैल्यू आती है। अब एक्स और वाई को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब यहाँ पे है कि भाई x और y की ओवरऑल पावर ऐड करके क्या आ रही है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और y की वैल्यू 1, अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ऑर्डर 0 हो जाएगा। वो अलग बात है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये सारी बातें बात की हैं यार, लेकिन अभी आप समझो ये जो k है ये रेट कांस्टेंट है और ये जो x प्लस वाई है इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। x और y यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, यूनिट ऑफ k है, हिट एंड ट्रायल है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के बच्चों। चलिए वो तो बात की बात रहेगी, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि R इज इक्वल टू के A की पावर x है और B की पावर y है। अब यहां से फॉर मान लो मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल टू के A की पावर क्या होगी 0, ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो A की पावर होगी -1 और B की पावर होगी +1, या कह लो A की पावर होगी -5, B की पावर होगी +5। ओवरऑल ऑर्डर क्या है 0 है, या सिर्फ A की पावर भी 0 हम बोल सकते हैं, बात एक है, या फिर हम A और B दोनों की पावर 0 बोल सकते हैं, आपको पता है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब R की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। K की यूनिट हमें निकालनी है, ये कंसंट्रेशन है, इनकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 0 है। अब किसी की भी पावर अगर 0 हो तो 1 ही हो गया ना, वो तो हट ही जाएगा बच्चों। और यहां पे भी मोल पर लीटर की पावर 0, तो ये तो हट गया। तो अल्टीमेटली K की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसके लिए आई, अगर ऑर्डर 0 है तो। ऐसे ही अगर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है भाई कि K की हमें यूनिट निकालनी है, A की पावर 1 है, B की पावर 0 है, A की पावर 2 है, B की पावर -1 है, ऐसे कोई भी एक जोड़ा ले लेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा है तो R इज इक्वल टू के
ए की पावर 1 मान लो, बी की पावर, कोई भी आप कोई भी पेयर ले लो, बस ऑर्डर 1 आना चाहिए, यूनिट सेम आएगी। तो आर की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड, के की निकालनी है, और ए की क्या हो गई बच्चों, मोल पर लीटर की पावर 1, और ये हट गया। अब मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। अब आप देखो के की यूनिट बदल गई, जब ऑर्डर 0 था तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जब ऑर्डर क्या हुआ फर्स्ट तो यूनिट हो गई सेकेंड। ऐसे जब ऑर्डर सेकेंड होगा तो यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसी ऑर्डर कुछ भी आए हम यहाँ पे के की यूनिट निकाल सकते हैं, और इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। अगर हमें मान लो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया गया है तो उसके लिए हम सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्या, यूनिट ऑफ के। कैसे, फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, वेयर एन जो है वो ऑर्डर है। अब आपको अगर ऑर्डर 1 दे रखा है तो 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा। देखो अगर ऑर्डर 0 दे रखा है तो 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा। ऐसे ऑर्डर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी ऑर्डर दे रखा है एन की जगह डाल दो, उससे हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट ऑफ के। सिंपल। अब यूनिट ऑफ के से भी ऑर्डर निकालने, मतलब उल्टा क्वेश्चन भी आता है। यहाँ तो हमें ऑर्डर दे रखा था और के की यूनिट बतानी थी, ऐसा भी आता है कि के की यूनिट दे देते हैं और बोलते हैं ऑर्डर निकालो, तो उसके ऊपर उल्टा काम करना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर निकालने का ये भी एक तरीका रहता है। चलिए, अब हमने कौन से ऑर्डर, 0 ऑर्डर भी हो सकता है रिएक्शन का, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि पावर कैसे भी जा सकती है। लेकिन हम लोगों को जिसको डिटेल में पढ़ना है वो है 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन 0 ऑर्डर है तो फिर उसके लिए क्या क्या हमारे पास फॉर्मुलेशन आएंगे और फिर क्या क्या थोड़ा सा ग्राफ आएगा। चलिए, सबसे पहली बात तो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर सवाल आने के। लेकिन क्या है कहना, ठीक है कि एक रिएक्शन का अगर मुझे रेट निकालना है जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है, मान लो ए से हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम आएगा, चाहे डेल्टा से दिखा दे चाहे डी से दिखा दे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अच्छा, ऑल्सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के ए की पावर एक्स, जो कि 0 होगी इस बारी, क्योंकि हम ऑर्डर क्या ले रहे हैं बच्चों, 0 आ गया, है ना। रेट को ऐसे भी निकाल सकते हैं रेट लॉ से, और रेट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन वाले मेथड से, ठीक है ना। और ये दोनों रेट आपस में बराबर होंगे। के ए की पावर 0, जिसको मैं हटा ही सकता हूं, माइनस डी ए बाय डी टी, इसको हटा देते हैं तो बच गया के, डी टी चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा डी ए। एक्चुअली मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी लिख रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा उसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऐसे ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अगर कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास के डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी ए का इंटीग्रेशन। अब अगर मैं टाइम 0 लेता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन को क्या कहा जाएगा, इनिशियल। देखो, जब हम टाइम 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब है अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन कौन सी हो जाएगी, इनिशियल। और जब मैं टाइम ले लूंगा t तो कंसंट्रेशन हो जाएगी a यानी कि फाइनल, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी a यानी कि फाइनल। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, k बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके t। ऐसे यहाँ पे भी माइनस डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, और लिमिट आ जाएगी a नॉट से a, इनिशियल से फाइनल।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास ए की कंसंट्रेशन माइनस ए नॉट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से KT बच जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ जो एक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ए, यहाँ पे माइनस था ना, और ये क्या हो गया प्लस, तो इसको इधर ले जाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे काम कर लो। लेकिन मैंने यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन बना दी है वो है ए नॉट माइनस KT। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। अभी हम इस इक्वेशन के बिहाफ पे ग्राफ भी बनाएंगे। इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे चुके हो, सेकंड दे चुके, तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, थर्ड दे दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है जी। अब हम इससे एक ग्राफ तो बनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास KT आ गया ए नॉट माइनस ए, और यहां से T की वैल्यू आ गई ए नॉट माइनस ए अपॉन में K। तो ये वाला एक फॉर्मूला आ जाता है टाइम का, जिसके ऊपर हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए, चांसेस थोड़े कम है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हमेशा बाजी मार जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये टाइम का फॉर्मूला आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन को, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन अगर इक्वेशन देखें तो A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT आया, लेकिन मैथ्स के हिसाब से y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, तो हमारे पास y एक्सिस पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A और x एक्सिस पे आ जाएगा हमारे पास टाइम। उस हिसाब से जो हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ए नॉट, और आप देख सकते हैं स्लोप जो है वो हमारा माइनस K के बराबर आ रहा है। स्लोप हमारा बराबर आ रहा है माइनस K के। तो ये ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ग्राफ बनाया दे सकते हैं, स्लोप के लिए कुछ वैल्यू दे सकते हैं और पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ कि कैसे हम यहाँ से K निकालेंगे, तो फिर आपको ग्राफ की मदद से K निकालना होगा। डन है? तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आया और जीरो ऑर्डर के ऊपर ये ग्राफ का रिप्रेजेंट, तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ आया और ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन तो आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम काम करना है, बस यहाँ पे जो हमने a की पावर क्या ली थी 0, वहां पे हमें a की पावर अब क्या लेनी होगी, 1 लेनी होगी। चलिए सबसे पहली बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के a की पावर क्या आ चुका है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो माइनस DA बाय DT भी है, ये भी हम जानते हैं। इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू KA। DT को उधर ले जाएं, K को इधर ले आए बच्चों, तो DA बाय A यानी कंसंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा और ये KDT आ जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दें तो 1 अपॉन A का पहली बात तो लिमिट क्या आएगी, टाइम अगर 0 है तो कंसंट्रेशन आ जाएगी इनिशियल, टाइम अगर T हो गया तो कंसंट्रेशन आ जाएगी फाइनल। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 1 अपॉन A का इंटीग्रेशन होता है log A, और बाहर हमारे पास माइनस तो चल ही रहा है, लिमिट कहाँ से, अच्छा log बेस E आएगा, क्योंकि 1 अपॉन A का इंटीग्रेशन log बेस E होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ A की इनिशियल वाली और यहाँ फाइनल वाली, यहाँ पे इंटीग्रेशन में K बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके क्या आ जाएगी, T आ जाएगी। डन है? अब क्या करें, log बेस E A का इंटीग्रेशन तो ये आ गया, मतलब 1 अपॉन A का इंटीग्रेशन log बेस E आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर बाहर हमारे पास माइनस भी है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, log बेस E A नॉट, उल्टा वैसे तो अपर माइनस लोअर करते हैं, पर बाहर माइनस भी तो है, तो log बेस E A आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा K T माइनस 0। ठीक है जी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो log बेस E है ये, तो log बेस E को अगर हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते तो और उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा log A नॉट माइनस log A इज इक्वल टू KT अपॉन में 2.303 कॉमन लेके उधर आ गया,
तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। देखो पहली बात तो इसको log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू kt अपॉन में 2.303। ये वाली जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोलते हैं। और यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं तो t आ जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन में के log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल, मतलब कितनी बच गई। और दुनिया जानती है अब तक तो कि ये फॉर्मूला है बच्चों धमाकेदार। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है 2.303 बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, दैट्स इट। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, जिसको मैं मान लेता हूं लेट्स से थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिखूं, देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो कि हमारे पास क्या आई है, देखो log a नॉट माइनस क्या log a इज इक्वल टू kt अपॉन में 2.303। उस हिसाब से अगर बात करें तो यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं log a नॉट बाय, मतलब सॉरी, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, इसको ऐसा लिख दें कि log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन में 2.303। आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकें, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। अगर ऐसा करते हैं बच्चों हम लोग, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे क्या आ जाएगा log a, और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम, और अगेन इंटरसेप्ट हमारा किसके बराबर है इस बार log a नॉट के। पिछली बार इंटरसेप्ट हमारा किसके बराबर था a नॉट के, और यहाँ पे a था। इस बार हमारा इधर log a और इंटरसेप्ट log a नॉट है, और ग्राफ का स्लोप इस बार भी नेगेटिव में आएगा। बस फर्क ये है कि पिछली बार जो स्लोप था, अगर आपको याद हो तो आपके पास माइनस के बराबर था, लेकिन इस बार जो स्लोप है वो आपके पास माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर है। डन है। तो इसके ऊपर ग्राफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब ग्राफ बना देंगे, स्लोप पूछ लेंगे, वो हम देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये तो अपना खतरनाक खेल है। ठीक है जी। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है विच इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को पढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक एक्चुअली ना इस चैप्टर में क्वेश्चन से भी टॉपिक बनते हैं। जैसे एक टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जो होती सेकेंड या थर्ड है बट दिखती क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो हम क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो कराऊंगा, तो ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है बट लगती है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। पहली बात। दूसरी बात, अब एक टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैसे ऑर्डर निकाले। वो कोई टॉपिक नहीं है, वो क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में क्लियर होंगे जब हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अब वो चाहे हम 99 धमाकेदार की फॉर्म में देखें, चाहे हम उनको एक इंडिविजुअल क्लास की फॉर्म में देखें, वो हम बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। शायद नाम से ही समझ में आ रहा हो, हाफ लाइफ का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अपनी कंसंट्रेशन को आधा करने में कितना समय जो है बच्चों वो लेता है। तो टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन टू हाफ, है ना, अपने कंसंट्रेशन को आधा कर देना। इसका सिंबल होता है टी के नीचे हाफ, इसको टी हाफ कहते हैं, यानी कि हाफ लाइफ। अब अगर मैं बात करूं, अभी आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर जीरो ऑर्डर, और वहीं पे अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर जीरो ऑर्डर और फिर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है हाफ लाइफ में। तो भाई टाइम का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए हमने इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में के अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। अब अगर मैं यहां पे टी की जगह टी हाफ लिखना चाहता हूं, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो ए नॉट रहेगी, लेकिन जो फाइनल है वो इनिशियल के हाफ हो जानी चाहिए। सोचो क्यों?
क्योंकि हम टी हाफ निकाल रहे हैं और टी हाफ में जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी हो जाती है और डिवाइडेड बाय के तो है ही, तो इसको माइनस कर देंगे तो टी हाफ हमारे पास आ जाएगा बच्चों ए नॉट बाय 2k। यहां से हमारे पास टी हाफ आ जाएगा बच्चों ए नॉट बाय 2k, ये हमारे पास टी हाफ आ जाएगा जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर पे आना और एक कमाल देखना कि टी का फॉर्मूला हमारे पास आया है 2.303 बाय के, जो कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल। अब अगर मैं टी की जगह टी हाफ लिख रहा हूं बच्चों तो फिर यहां पे 2.303 बाय के लॉग इनिशियल तो इनिशियल रहेगी लेकिन फाइनल हो जाएगी हमारी इनिशियल का आधा, और यहां पे अगर मैं ए नॉट से ए नॉट काट दूं तो log 2 बच जाएगा और उस हिसाब से टी हाफ आ जाएगा 2.303 बाय के, ये log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0.3010। उस हिसाब से बच्चों अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास जो टी हाफ आ जाएगा वो आ जाएगा 0.693 बाय के। अब इस फॉर्मूले में क्या आपको एक खतरनाक चीज दिख रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.693 बाय के आ गया टी हाफ। और एक बार इसको देखो क्या अलग है, क्या अलग है बच्चों, जल्दी बताओ क्या अलग है। अलग ये है कि ये जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, टी हाफ क्या होता है, कितना समय लगेगा कंसंट्रेशन को आधा होने में। अब मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगे जिनके ऊपर मैं एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप टॉपिक को समझें। फिर है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना मेरे को लग रहा है एक सेट में 100% मिलने ही मिलने वाला है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके ऊपर भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। और एक होता है हमारे पास हिट ट्रायल मेथड, जिसमें हमें ऑर्डर पता नहीं होता कौन सा, हम तुक्के मार मार के देखते हैं कि ऑर्डर कौन सा है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे बच्चों। तो कहने का मतलब है ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअल टॉपिक्स नहीं है, ये जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन इनके अलग तरीके होते हैं, इनको क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे। इस चैप्टर में एक और टॉपिक था एरेनियस कंसेप्ट और एक और था कोलिजन थ्योरी, जो इस साल हमारे सिलेबस से हट गया है। तो अब हमारे पास ये चैप्टर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बचता है बच्चों, जहां पे हम लोगों को मेन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करनी है, और उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ज्यादा बात करनी है। ठीक है, ऑल दो जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हम इसके ऊपर भी सवाल करेंगे, किसके ऊपर, ये इंडिविजुअल रेट वगैरह वाले कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है जी, इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए। जल्द ही हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए मिलेंगे। पहले चैप्टर देखते हैं एक बार कर ले, और 99 धमाकेदार क्वेश्चन जब हम लाएंगे तो इसमें इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ध्यान रखें सब अपना अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पेपर बहुत पास है। थैंक यू सो मच।